बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि पाकिस्तान में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सदारत शहबाज शरीफ साहब ने की और इस इजलास के अंदर आर्मी चीफ भी मौजूद थे। अली मीन गंडापुर ने पहली मर्तबा डी चौक में शहीद होने वाले अफराद के नंबर्स को शेयर किया है इस इजलास के अंदर, और कंफर्मेशन आ रही है जी कि 45 के करीब मिसिंग पर्सन्स हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, और केपीके की गवर्नमेंट से बकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये लोग जो गायब हुए आम पाकिस्तानी, इस हवाले से राब्ता किया गया और अली मीन गंडापुर ने इस खदशे का इजहार किया कि शायद इन तमाम लोगों को भी शहीद कर दिया गया और ये शोहदा की फहरिस्त में शामिल हैं। अब अली मीन गंडापुर के इस स्टेटमेंट के बाद जो उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया को दिया इजलास के अंदर, ऑब्वियसली शहबाज शरीफ क्योंकि सदारत कर रहे थे तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा जी कि जनाब इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है और ये सिर्फ क्या सराइयां की जा रही हैं, इससे बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने ना आज की तारीख तक डी चौक में होने वाली फस्तायत और बर्बरियत को तस्लीम नहीं किया। जब आप सब कुछ खुद कर रहे होंगे और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की इमा पर ही सब कुछ करवाया गया और जो लोग इसके अंदर शामिल थे जिनके हाथ में AK-47 आपको नजर आ रही थी, तो वो लोग जो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं क्योंकि सब कुछ आपने करवाया, वो इस इजलास के अंदर इन नंबर्स को कैसे सही तस्लीम करते हैं। व्यूअर्स, जो सबसे अहम नुक्ता है और सबसे बड़ी दलील है कि जिन लोगों की डेड बॉडीज को उनके प्यारों को नहीं दिया गया और शराइत रखी गई कि अगर तुम बाहर जाकर ये कहोगे कि ये गोली से शहीद हुआ और इसके ऊपर सियासत करोगे तो हम तुम्हें डेड बॉडी नहीं देंगे। लोगों ने तरले किए, खुदा और रसूल के वास्ते दिए और फिर उसके बाद उन्हें डेड बॉडीज रिलीज की गई इस शर्त के ऊपर कि ये डी चौक में शहीद नहीं हुए बल्कि हादसे की वजह से ये जाँ बहक हो गए। अगर वो लोग जो पिम्स के अंदर और फिर बाकी जो इस्लामाबाद के अस्पताल थे जहां पर उनकी लाशें पड़ी थी और हुकूमत मानने को तैयार नहीं थी कि ये गोली रियासत की गोली की वजह से इन लोगों की शहादतें हुई, वो ये कैसे तस्लीम करेंगे कि 45 अफराद मिसिंग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी इससे पहले भी एक लिस्ट तैयार की जिसमें शहीद होने वाले, गोली से जख्मी होने वालों की और फिर इसके अलावा जिन लोगों को अरेस्ट किया गया एक बाकायदा 19 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो तैयार की और कवाइफ के साथ उनके शनाख्ती कार्ड के नंबर्स उसमें मौजूद हैं, उनके घर के एड्रेसेस मौजूद हैं और ये कोई आम लोग नहीं है। तो ये नंबर काफी ज्यादा बड़ा है जिसको आज जिनकी कंफर्मेशन इस वक्त अली अमीन गंडापुर के पास थी, इन नंबर्स को उन्होंने एपेक्स कमेटी में उठाया। अब शहबाज शरीफ साहब चूंकि इजलास में खुद मौजूद थे, सदारत कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ बातें कही। वो ये कहते हैं कि 26 नवंबर के दिन लोगों को गोलियां लगने की क्या सराइयां हुई। मैंने कहा कि हमारे 13 लोगों की शहादतें हुई। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वज़ीर आज़म की जानिब से इस तरह के बयानात काबिल अफसोस हैं। अब देखना ये होगा क्योंकि अली मीन गंडापुर की ये स्टेटमेंट थी तो कुछ ही घंटों में आपको ये पता लग जाएगा जो लोग वहां पर मौजूद थे, और इसके ऊपर जब रिएक्शन मांगा जाएगा तो अंदर से लोग कहेंगे जी कि जनाब ऐसी तो कोई गाली नहीं हुई। बिल्कुल उसी तरह व्यूअर्स जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये जो एस्टेब्लिशमेंट को रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी हैं ना, कभी अगर आप पिछले एक हफ्ते की इनकी स्टेटमेंट्स उठाकर देखें तो आपको एक ही तरह के बयानात आपको इन तमाम लोगों की तरफ से मिलेंगे। और वो बयानात क्या हैं कि जनाब इमरान खान के साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोई किसी लेवल के ऊपर मुज़ाकरात नहीं कर रही। इमरान खान इस बात की कंफर्मेशन 2 मरतबा कर चुके कि जब वो पटियाला जेल से पहले दूसरी जेल में थे वहां पर 3 मरतबा मेज पर ऑफर रखी गई और ऑफर ये थी कि आप पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएं, सियासत से अलग हो जाएं, और फिर उसके बाद उन्हें बनी गाला शिफ्ट करने की भी बात की गई। तो वो तमाम लोग जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के जरिए या इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर या डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट ने जो इमरान खान को ऑफर्स करवाई, ये लोग उस वक्त भी नहीं मान रहे थे और आज भी आपको इसी किस्म की ये बातें करते हुए नजर आएंगे। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात इमरान खान के साथ मुसलसल उन्हें एंगेज करके उन्होंने रखा हुआ है उस दिन से जब से वो अंदर गए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल था कि शायद इमरान खान जो हैं वो मान जाएंगे और ये भी नवाज शरीफ की तरह मानते हुए पाकिस्तान को खैरबाद कहेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब जैसा डर के भाग गए, उसी तरह इमरान खान भी इस मुल्क को छोड़कर चला जाएगा। मसला यहाँ पर यह है कि जो जितने भी आपको बीरबल
इस्टेब्लिशमेंट के नजर आ रहे हैं, ये आपको यही तासुर देते हुए नजर आएंगे कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है और ये सिर्फ क्या सराइयां और मुज़ाकरात हुकूमत कर रही है, इसका पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप गौर करें ना, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से अगर ये ताल्लुक ना होता तो शहबाज शरीफ साहब कभी भी एहतजाज करते हुए नजर ना आते। उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर एहतजाज किया और कहा कि खुदा करे कि ये पार्टनरशिप कभी ना टूटे और जो सपोर्ट हमें हासिल है ये सपोर्ट इसी तरह जारी रहे। इतनी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जमहूरियत से रुजू नहीं करता, बल्कि वह पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से मदद मांगता है और पार्टनरशिप की बात कर रहा है। कभी किसी ने कहा कि अवाम की सपोर्ट हमें रही, कभी आप सुनते थे ना कि अवाम की सपोर्ट रही तो हमारी हुकूमत कायम रहेगी, लेकिन यहां पर कहा जाता है कि अगर हमारी पार्टनरशिप कायम रही तो हुकूमत भी रहेगी और हम भी इसी तरह चलते रहेंगे। तो ये तमाम इशारे हैं कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, और एक वो मुज़ाकरात हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ हो रहे हैं और एक दूसरे मुज़ाकरात हैं जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इससे पहले इमरान खान से जब से उन्हें गिरफ्तार किया, जेल में डाला, एक सिलसिला जो है वो आपको नजर आ रहा है। गुर्ज, एक दूसरी चीज भी आपने याद रखनी है कि इमरान खान चाहते हैं कि उन्हें रिहा किया जाए, और जो मुख्तलिफ हुकूमतों में रहने वाले जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब लोग थे या फिर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी को बहुत करीब से देखते हैं, वो मुसलसल ये बात बताते रहे। तारीख हमें बताती है, बहुत सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं, जब अमेरिका अपना किरदार अदा करके यहाँ की जो हुक्मरान क़यादत थी उसे बचाती है जेल जाने से और जेल से निकाल कर ले जाती है, तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तमाम चीज़ें ऑफर करवाई जाती हैं तो इमरान खान इनको तस्लीम क्यों नहीं कर रहे? खान साहब ये चाहते हैं कि वो बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि वो सिर्फ जेल से बाहर जाएंगे। तो इसके ऊपर ना इस्टेब्लिशमेंट मान रही है जहां पर ये तमाम चीज़ें आकर रुक गई, और हुकूमत के लिए तो ये मौत होगी कि अगर इमरान खान को जेल से बाहर निकाल दिया गया और अगर वो जेल से बाहर आ गए तो फिर इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। दूसरी तरफ ये भी ख्याल एक बाकायदा तौर पे मौजूद है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को ये भी कहा कि हम आपको हाउस अरेस्ट करेंगे और फिर हाउस अरेस्ट करने के बाद आपका ये जो मुकदमा है वो आप खुद ही से पाकिस्तान की अदालतों में लेकर जाएं और वहां से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता हम हुकूमत से हाथ जो खींचना शुरू कर देंगे। तो ये एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको हुकूमत के लेवल पर नजर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में बात की ना कि वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट की जुबान हमेशा बोलते रहे, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो आज की ये जो पूरी की पूरी एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ, इसमें अली मीन गंडापुर ने 45 अफराद की फिगर दी है और दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ साहब ये मानने को तैयार नहीं है। एक दूसरी चीज जो इसी कमेटी के इजलास में बाद में अली मीन गंडापुर ने मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए बात कही कि 9 मई के हवाले से किस चीज की हम माफी मांगे, पहले साबित करो फिर माफी जो है वो मांगी जाएगी। और ऑपरेशन के हवाले से भी चूंकि एपेक्स कमेटी का इजलास मुल्की सालमियत और दीगर अमूर के हवाले से बुलाया जाता है, तो इसमें जहां तक ताल्लुक था ऑपरेशन का, मुसलसल ये कहा जा रहा है कि केपी में कबाली इलाकों में ऑपरेशन किया जाएगा। इसमें हमने ये भी देखा कि जो खैबर जो केपी की असम्बली है वहां पर एक करारदाद मंजूर की गई, पास हुई, और जिसमें ये मुद्दा उठाया गया था कि ऑपरेशन की इजाजत किसी तरह भी हम नहीं देंगे। और फिर हमने ये भी देखा कि वहां पर ऑपोजिशन के लोग भी उसमें शामिल थे। ये मामला यहाँ पे भी आया जी, और अली मीन गंडापुर ने ऑपरेशन के हवाले से जितनी भी खबरें हैं इन खबरों की बाकायदा तौर पर तरदीद कर दी है कि ऑपरेशन पाकिस्तान केपीके की आवाम की मर्जी से होगा अगर हुआ, और सपोर्ट अवाम इस ऑपरेशन की नहीं करती। अली मीन गंडापुर ने जी जब वो बाहर निकले तो एक वीडियो उनकी वायरल है, और ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर एक गरीब को देखकर वो रुक गए। तो उन्होंने उससे पूछा कि यार क्या मसला है तुम्हारा? तो वो रोता रहा, उसके हाथ में कुछ कागज थे। तो किसी ने पीछे से आवाज दी कि सर इसका काम नहीं हो रहा। तो कहा जाता है जी कि ये शख्स खैरपुर का रिहायशी है और इंसाफ और मदद मांगने के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर मौजूद था। इसे कहा गया कि मेरे हक में दुआ करो। तो अली मीन गंडापुर ने जी उस अपनी जेब से 50,000 रुपये निकाल कर उस गरीब को दिए, और फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर ये पूरा जो सीन है उसे कैप्चर किया गया। तो इस क्लिप के अंदर अली मीन गंडापुर ने मदद की और फिर वो सोशल मीडिया की जीनत बन गया। लेकिन जब आप हुक्मरान होते हैं ना जी, और जिम्मेदारी अवामी नुमाइंदगान के ऊपर जो बनती है वो निज़ाम को ठीक करने की है,
وہ ایک شخص کی مدد کرنے سے میں مدد کے یا جو کچھ آپ نے وہاں پر کیا اس کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں، اس کا بھلا ہو گیا، لیکن ایسے کئی لوگ ہیں جو انصاف کے منتظر ہیں، جنہیں اداروں سے انصاف نہیں ملتا، جنہیں نظام عدل سے جو ہے وہ انصاف نہیں ملتا۔ عدالتیں آپ کو نظر تو آتی ہیں لیکن عدالتیں عام آدمی کے لیے کبھی نہیں کھلتی، یہ صرف حکمرانوں کے لیے کھلتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، بلکہ خود چل کے بھی چلی جاتی ہیں، خود چل کر ایئرپورٹ پر جا کر نواز شریف سے انگوٹھے بھی لگواتی ہیں، اور پھر سٹیمپ پیپرز کے اوپر لوگوں کو پاکستان سے جانے کی اجازت بھی مل جاتی ہے۔ یہ صرف سہولت امیروں کے لیے ہے، غریب آپ کو اسی طرح ان حکمرانوں کے نام نہاد حکمرانوں کے جو بڑے بڑے محل ہیں ان کے باہر ان کی فصیلوں کے ساتھ ٹیک لگا کر انصاف کے منتظر نظر آئیں گے۔ تو میری جنگ اور آپ لوگوں کا جو سوال ہونا چاہیے ان حکمرانوں سے ہونا چاہیے کہ جو نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایسے کئی لوگ ہیں جو انصاف کے منتظر ہیں، جنہیں انصاف نہیں ملتا، صرف انتظار ملتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو آپ دیکھ لیں، انتظار کر رہے ہیں کہ انصاف ہو، قتل کے ملزمان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں لیکن شاہ محمود قریشی کی ضمانت نہیں ہو رہی۔ یاسمین راشد اس کے اندر آپ کو اسی لسٹ میں نظر آئیں گی، اعجاز چودھری ہیں، محمود الرشید صاحب ہیں، ان تمام لوگوں کی ضمانتیں نہیں ہو رہی اور ان کے اوپر سنگین نوعیت کے اوبیسلی مقدمات جو ہیں بنائے گئے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے جی اب ایک کلیم کیا گیا ہے کہ مذاکرات کے عمل میں ان کی بھی باقاعدہ طور پر جو خدمات ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ حاصل کر چکی ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایسے کلیم جب کیے جاتے ہیں تو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تو یہ ایک ہی جیل میں ہوتے نا تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے، اور کئی مہینے گزر جانے کے بعد ان کی ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، اس کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں تھا عمران خان سے۔ یہ لاہور میں عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر ہیں، تو یہ رابطے کیسے ممکن ہوں گے؟ اور پھر یہ بھی آپ بات یاد رکھیں ایسے کلیم کرنے سے پہلے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جب ماضی میں بھی کہا گیا نا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے سپاہی بن کر لڑیں اور دل میں آپ کے کسی اور کی محبت ہوگی، تو شاہ محمود قریشی صاحب نے انکار کر دیا اور ایک ایس ایچ او انہیں جیل کے دروازے سے گرفتار کر کے لے گیا تھا، کیونکہ شاہ محمود قریشی انکار کر چکے تھے اور ان کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بنتی ہے، پرویز خٹک کو لانچ کیا گیا اور کئی لوگوں کو لانچ کیا گیا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے جی بہت پہلے انکار کر دیا گیا تھا۔ آج انہوں نے ایک جملہ کہا اور یہ جملہ یقیناً بہت ہی اہم ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں لیکن ہمارے ایمان کا حصہ یہ جملہ اگر ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، اور آج پاکستان میں عمران خان قائم ہے اسی طرح جس طرح فسطائیت کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ عمران خان قائم ہے اپنے بیان پر، عمران خان قائم ہے کیونکہ یہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان اس قوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو جب آپ کے ساتھ اس قسم کا پاکستان کی عوام کا پیار ہو، محبت ہو، تو آپ انہیں کیسے تنہا چھوڑ سکتے ہیں؟ تو عمران خان کبھی بھی پاکستان کی عوام کو نہیں چھوڑیں گے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اسی طرف اشارہ کیا۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک اور بھی بات کہی کہ مذاکرات کو لے کر کہ پاکستان نازک موڑ پر کھڑا ہے، میری دعا ہے کہ مذاکرات کسی منطقی نتیجے تک پہنچ سکے۔ مذاکرات کی ضرورت پاکستان کو ہے، پاکستان تحریک انصاف کو نہیں۔ حکومت ڈگمگا رہی ہے اور حکومت کسی بھی وقت جا سکتی ہے، حکومت کا وقت پورا ہوگا یا نہیں پہلے مذاکرات ہونے دیں۔ عمران خان کی سوچ اور فیصلہ ملک کے مفاد کے لیے ہے۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ تحریک انصاف نے نیک نیتی سے مذاکرات کا عمل شروع کیا ہے، اب جمہوریت کے دعوے دار سنجیدگی سے مذاکرات کو آگے بڑھائیں۔ ہمارا کوئی مطالبہ ناجائز نہیں۔ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن کا باقاعدہ طور پہ انہوں نے مطالبہ کیا، اور یہ مطالبہ اس سے پہلے عمران خان کر چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کر چکی ہے، اور یہ مطالبہ اب حکومت کی ٹیبل پر بھی موجود ہے۔ اب حکومت اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بناتی ہے نہیں بناتی، لیکن ویورز میری اطلاعات یہ ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ بات باقاعدہ طور پر اس کے اوپر نوٹ لینے کی کوشش کی گئی کہ اگر ہم کسی ایک ایسے جج کو جو ہماری اپنی مرضی کا ہو اور ہم اسے کہیں کہ آپ جا کر جوڈیشل کمیشن بنائیں اور ممکنہ نتائج حاصل کریں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، تو اس کے اوپر غور و خوض جو ہے باقاعدہ طور پہ کیا جا رہا ہے۔ پھر آج ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ ملٹری کورٹس اور جوڈیشل کمیشن کا یہ معاملہ ہے جس کے اوپر آپ کو بیانات نظر آ رہے ہیں، لیکن عابد زبیری صاحب ماہر قانون ہے، ان کا ایک جملہ اس وقت
बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस तनाजुर में आपको इसे देखना है जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई और फिर उसके बाद उनकी अपील सुनी गई। आबिद जुबैरी साहब ये कहते हैं कि इस मामले में कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता लोगों ने मर्सी पिटीशन दायर की। अब मर्सी पिटीशन तो हमने सुना था कि सिर्फ सदर पाकिस्तान के पास लगती है। खैर, ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में या तो पहले से दी गई सजा बरकरार रखी जाती है या फिर खत्म कर दी जाती है। तो ये सजा माफी का कॉन्सेप्ट कहां से आया? अपील पर फैसला आना चाहिए था या रिमांड किया जाता, एक्विटल होनी चाहिए थी? अब देखें, वही बात आ गई ना जो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि चार्ज क्या था। एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि जनाब इन्होंने 9 मई में हमला किया, उसकी नोयत क्या थी, हमले में क्या चीज को इस्तेमाल किया गया, टारगेट कौन था, नुकसान कितना हुआ, इसके ऊपर कानून का क्या इतलाक होगा, कानून क्या कहता है, कौन सी दफात लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया, उसे उसके हकूक मिले, वकील कौन था, क्या प्रोसिक्यूशन ने सबूत पेश किए, ये तमाम चीजें हैं ना सर, जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो जस्टिस सिस्टम है। लेकिन ये आपको कहीं पे नजर ही नहीं आएगा और यही बात आज आबिद जुबैरी साहब कह रहे हैं। और फिर अगर किसी को माफ किया गया ना, ये तो नहीं है ना कि आपने जो पानी की चोरी में किसी मजारे को पकड़ लिया और फिर पंचायत बिठाई और 2-3 उसे डांगे मारी, कुछ दिन अंदर उसे उसके हाथ पांव बांधकर उसे आपने कैद कर लिया, उसे आप जबरदस्ती काम करवाते रहे, मुशक्कत करवाते रहे और फिर जब आपका दिल जो है उसे भर गया, उसे कहा कि जा आइंदा ना करी। तो ये निजाम है पाकिस्तान का। तो जब इस निजाम के ऊपर कोई बैठकर तनकीद करे तो उसे कहा जाता है जी कि प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आप इसे जरा गौर से देखें, आमतौर पे होता ही है जी कि मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जब कोई मिलिट्री कोर्ट सजा देती है ना, जहां से मसला खराब हुआ है, मिलिट्री कोर्ट में मिलिट्री के लोगों का एहतसाब होगा, ठीक है, केस चलेगा, तो उसकी अपील जाती है जी आर्मी चीफ के पास। जब बुनियादी गलत है कि सिविलियन का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा और आप सिविलियन के केस में माफी भी आर्मी चीफ से दिलवाएंगे, तो फिर मसला शुरू हो गया ना। तो यहां से हालात इस पूरे प्रोसेस के खराब होते हैं, जिसकी तरफ आबिद जुबैरी साहब जो हैं वो इशारा कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा, और सिविलियंस की माफी तो जी सदर पाकिस्तान से होगी ना। आपने अक्सर सुना होगा ना कि जैसा अमेरिका में भी हुआ, जो बाइडेन ने जो सदारती माफी बहुत सारे लोगों को दी, वही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होता है। सिविलियंस का मामला है, यहां पर तो आपने निजाम इंसाफ को पूरे का पूरा हिला कर रख दिया। तो एक्विटल और रिमांड किया जाना, अपील को मानना, ये तमाम चीजें आपको मिसिंग नजर आएंगी। और अज़मा बुखारी जैसी जो शख्सियात हैं वो कहती हैं कि देखें जी, 9 मई के लोगों को माफ करना इस मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। जिन लोगों को आपने माफी दी, सोचें कि आपने इनको माफी क्यों दी। अब जस्ट इमेजिन करें, नफरत में लोग किस हद तक चले गए। इनको क्या मरना याद नहीं है, या फिर इनको ये याद नहीं है कि इनकी हुकूमत कभी भी खत्म हो सकती है? तो फिर इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? क्या लोग इनके हक में कोई आवाज उठाएंगे? कोई नहीं उठाएगा। पाकिस्तान से बैठे हुए बाहर लोग तो आवाज उठाते हैं ना, इमरान खान और बाकी, और पाकिस्तान में लोग आवाज उठाते हैं जी। खौफ के बुत टूटे और लोगों के चेहरों पर खौफ नहीं था। हमने तस्वीरें देखी, इस पर भी नहीं तकलीफ है कि एक टिकटॉकर के साथ खड़े होकर देखें एक बंदा क्या कह रहा है। अब पता नहीं उस बच्चे के साथ क्या सलूक होगा, उसे फिर धमकी आती है या नहीं आती, लेकिन वो डरा ही नहीं। वो उसी जुर्रत के साथ बात कर रहा है जिस तरह इमरान खान जुर्रत के साथ बात कर रहा है। तुम लोगों को रोकोगे ना, इमरान खान को बंद करोगे, कर दो बंद। अब हर शख्स में इमरान खान बोल रहा है, इमरान खान की सोच बोल रही है, इमरान खान का शऊर बोल रहा है। तो सजाएं मिले, माहिर कानून आबिद जुबैरी साहब की बातों को जरा समझें। और इससे पहले ये मैं आपको मुतादिद दफा बता चुका हूं कि ये हालात हमें किस तरफ जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक और भी चीज जी, पाकिस्तान के अंदर चूंकि ये सिलसिला शुरू हो चुका है एक दूसरे पर तनकीद करने का, और मेरा ख्याल है कि हामिद मीर साहब ने हिसाब बराबर किया है और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ हिसाब बराबर किया है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहे हैं। और उन्होंने क्या झूठ बोला? ये जो 10 अरब रुपए देने की बात थी तालिबान को, इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि अफगानिस्तान की अबूरी तालिबान हुकूमत ने कलदम दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान में किसी मगरबी सूबे में बसाने के लिए पाकिस्तान से 10 अरब रुपए मांगे। फिर तालिबान का रद्द-ए-अमल आया। तालिबान के हामी मीडिया और इदारों की जानिब से तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्ला का एक्स पर पोस्ट किया गया एक ऑडियो पैगाम चलाया गया, जिसमें वो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का रकम मांगने से मुतल्लिक दावा मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि उनके बकौल ये अफसोसनाक है कि पाकिस्तानी हुकाम किसी मकसद के लिए ऐसे दावे कर रहे हैं। मकसद क्या था जी? इमरान खान को बुरा कहे ना
کہ جناب یہ پیسے مانگ رہے تھے اور پھر سب کچھ ہوا اور ساری برائی کی جڑ آپ نے عمران خان کو بنانا تھا، اس لیے یہ مقصد تھا، یہی وہ بات کریں، انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا لیکن مقصد یہی تھا۔ پھر حامد میر صاحب نے جی اس پوسٹ پر اس کا جواب دیا، وہ یہ کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب نے لکھا کہ میر صاحب آپ کتنے معصوم ہیں، وہ 10 ارب روپے مانگ کر اور میرے بتانے کے بعد آپ کے پروگرام میں آ کے کہیں گے کہ ہاں ہم نے 10 ارب روپے مانگے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ وہ 10 ارب روپے مانگ رہے تھے، جو ان کو ملے یا نہیں ملے یہ الگ معاملہ ہے، لیکن اب کیا وہ آپ کے ٹی وی پر یا پروگرام میں آ کر بات کہیں گے کہ ہاں واقعی ہم نے 10 ارب روپے مانگے تھے، جب ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر اس کا ایک ریبرٹل آ گیا۔ تو اس کا جواب حامد میر نے کس طرح دیا، اور اس سے پہلے ایک جملہ کہا خواجہ آصف نے کہ میر صاحب چنگے پلے کھوچل اور عقل نو ہاتھ مارو۔ حامد میر نے اس چیز کا جواب نے کلپ چلایا اور کیا لکھا کہ خواجہ صاحب بڑے ادب سے گزارش ہے کہ آپ نے اردو میں جو کچھ میرے سامنے کہا کہ فروری 2023 میں عادل شاہ زیب کے سامنے بالکل متضاد بات کی، اب آپ ہی بتائیں کہ اگر میں کھوچل ہوتا تو آپ کے سامنے ایک کلپ ضرور چلاتا۔ یعنی آپ کو اگر ذلیل کرنا مقصد ہوتا نا، یا آپ کی تذلیل مقصد ہوتا، یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں، تو میں بہت آسانی سے کہہ سکتا کہ پائندو سے جھوٹ بول رہے ہو، جیسا انہوں نے محمود غزنوی کے حوالے سے تاریخی جھوٹ بولے، اپنے ہی مزاج پر حملہ کیا۔ پاکستان اور یہ جو صوفی اس خطے کے مسلمانوں پر جو تشدد ہوتا رہا بر صغیر کے اندر، جو علماء کرام کا رول تھا، جو صوفیزم کا رول تھا، اور پھر ولی اللہ اس خطے کے اندر جتنے بھی ہوئے ان کا جو کردار رہا، آپ نے اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان لگا دیا۔ سومنات میں لوگوں کو ان کی زندہ بلی چڑھائی جاتی، انسانوں کی قربانی دی جاتی، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہوتے لٹیرا سی۔ تو ایسے لوگوں کو اگر وہ کھوچل ہوتا، حامد میر انہوں نے کہا کہ اگر میں کھوچل ہوتا تو آپ کو اس کا جواب دیتا، اور حامد میر نے پھر وہ کلپ چلا کر ان کو بتایا کہ ذرا غور کریں آپ نے کیا کہا۔ اس انٹرویو میں جو ڈان نیوز پر چلا، اور اس میں یہ انٹرویو میں وہ کیا کہتے ہیں، عادل شاہ زیب نامی جی ایک صحافی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ کیا اس طرح کی خبریں بھی چل رہی تھی کہ طالبان نے ٹی ٹی پی کی سیٹلمنٹ کے لیے پاکستان سے کچھ ارب روپے مانگے تھے؟ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ شروع سے ان میٹنگز کا حصہ تھا، اور ان میٹنگز میں طالبان نے کبھی پیسوں کی فرمائش نہیں کی۔ تو سر یہاں پر لوگ اپنے سیاسی ابو کو بھول جاتے ہیں، تو یہ پھر بیان ہے۔ تو یہ آپ کے لیے خواجہ آصف صاحب ہیں جنہیں آئینہ دکھایا ہے حامد میر صاحب نے۔ ویورز، یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے